सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.2 को हल करने के लिए परिचय और उदाहरण के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी प्रश्नावली 1.2 को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण को हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा प्रमेय 1.2 यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो देखिए इसको समझने से पहले दो टर्म समझना पड़ेगा, एक भाज्य और एक अभाज्य, यानी ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याएं क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। चलिए ये दो पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कोई आपसे पूछे कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य, तो भाज्य का अर्थ ये होता है कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अतिरिक्त और किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कोई संख्या ले लें, हम 4 ले लें। क्या डिफिनेशन है इसकी कि ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 है तो 4 देखिए 1 से भी विभाजित मतलब कट जाएगा। 4 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी एक और खुद दोनों संख्याओं के अतिरिक्त भी हमारे पास एक संख्या 2 ऐसी है जिससे 4 कट गया, इस वजह से 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम ले सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए 6 है तो 6 को भी 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। अर्थात 1 और 6 के अतिरिक्त भी हमारे पास संख्या है 2 और 3 जिससे ये कट जा रहा है, इस वजह से ये भाज्य है। यानी किसी भी संख्या को अगर हमें चेक करना है भाज्य का भाज्य है तो हम यही देखेंगे कि क्या उसके जो फैक्टर हो रहे हैं अर्थात गुणनखंड हो रहे हैं तो क्या वो दो संख्याओं के अतिरिक्त भी और संख्या आ रही है। जैसे 1 और 6 के अलावा भी देखिए 2 3 आ गया, 1 और 4 के अलावा भी 2 आ गया, इस वजह से ये भाज्य हो गया। जैसे मान लीजिए कोई और ले ले 26 ले लो, क्या 26 हमारा भाज्य का भाज्य है, तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि 1 से तो 100% कोई भी संख्या होगी तो 1 से कटेगी ही, उसको तो हम लिख लेंगे आराम से। फिर देखिए 2 से भी कट जा रहा है, फिर और कोई संख्या है क्या, फिर देख रहे हैं 13 से भी कट जा रहा है और 26 से भी कट जाएगा, खुद से तो कटेगा ही, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए 1 से भी कट रहा है 26 से, इसके अलावा भी 2 संख्या है हमारे पास 2 और 13 जिससे ये विभाजित हो जा रहा है, इस वजह से कहेंगे दी गई संख्या हमारी भाज्य संख्या है। चलिए अब देख लेते हैं इसी का जस्ट अपोजिट अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर, PRI अभी प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या हुआ खुद और एक। जैसे हम कोई संख्या ले लें, मान लीजिए हम 2 ले लें, 2 तो 2 को देखिए काटेंगे अगर तो ये केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी जिसका हमें चेक करना है वह उससे कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा कोई और संख्या हमारे पास नहीं है जिससे ये कट जाए। कोई और ले लें, मान लीजिए हम ले लिए 3 तो 3 को भी हम केवल 1 से काट सकते हैं, 1 या 3 और 3 से काट सकते हैं, इस वजह से 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, भाज्य है, सॉरी अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 से ही केवल कट रहा है। यानी डिफिनेशन इसकी ये है कि वह खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे वो कट जाए, बस यही हमें देखना है। तो जैसे कोई और ले लेगा, मान लीजिए हम ले लिए 13 तो 13 देखिए भाज्य का भाज्य ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 13 के कौन कौन से गुणनखंड अर्थात किससे किससे कट रहा है, तो 1 से कटेगा 100%, फिर देखिए 2 से नहीं कट रहा है यानी केवल 13 से कट रहा है। इसको भी देखेंगे तो केवल वह संख्या जो जिसको चेक करना है वह खुद से कट रही है और 1 से कट रही, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। और ऐसे हम कोई चेक कर सकते हैं 29 है, 29 को भी हम 1 से केवल काट सकते हैं और 29 से काट सकते हैं, यानी खुद से कट रही है और 1 से कट रही है और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, इस वजह से ये अभाज्य संख्या है। ऐसे हम कोई चेक कर सकते हैं, जो भी रहेगा हम ऐसे देख लेंगे कि अगर 2 गुणनखंड के अलावा एक और गुणनखंड आ गया तो तुरंत ये संख्या हमारी अभाज्य हो जाएगी, अगर 2 ही आ रहा है तो ये अभाज्य हो जाएगी। चलिए भाज्य के लिए 2 के अतिरिक्त यानी एक और वह संख्या खुद के अतिरिक्त अगर कोई आ गया तब तो भाज्य, अगर 2 ही आ रहे तो अभाज्य। चलिए इसमें 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा माइंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला
कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या होती है या है, यानी 2 एक ऐसा केवल सम संख्या है जो कि अभाज्य होता है। नहीं 2 के अलावा आप कोई भी सम संख्या लेंगे तो अभाज्य नहीं होता। जैसे 4 लेंगे ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 अगर 4 को काटना तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इस वजह से ये भाज्य हो जाता है। तो हम क्या माइंड में रखेंगे कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है। क्लियर। और दूसरा पॉइंट कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर। ये पॉइंट माइंड में रख के चलेंगे हम कि 2 एक केवल सम संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य है और 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो भाज्य और अभाज्य के ऊपर इतना हो गया, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी जैसा कि भाज्य संख्या हम लोग देख चुके हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या होगी तो उसे हम अभाज्य संख्या के रूप में हम गुणनखंडित कर सकते हैं। ये इसका थ्योरम है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसके क्रम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। कहने का अर्थ ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो हम कोई भाज्य संख्या ले लें, मान लीजिए हम ले लिए छोटा सा 4, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 3 गुणनखंड आ गए, 2 के अलावा 2 ही होते तो अभाज्य होता, क्योंकि 3 हो गए तो इसलिए भाज्य हो गया। अब देखिए 4 है, कहा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो हम एक भाज्य संख्या 4 ले लिए, को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनफल के रूप में या गुणनखंडन के रूप में। तो 4 है, तो 4 को हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम कर सकते हैं 1 गुणे 2। क्लियर। या 1 ना भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, क्योंकि 1 समझने के लिए है तो हम लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि समझ चुके हैं कि 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो उसको हटा दीजिए। आप 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। क्लियर। यानी 2 भी हमारा क्या अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। यानी इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। ऐसे ही आगे के लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 हमारे पास है, 6 को भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। देखिए 2 भी हमारा अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, इनके गुणनफल के रूप में लिख दिए। किसको, इस भाज्य संख्या को। कोई और ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इनके गुणनफल के रूप में लिख दिए। किसको, इस भाज्य संख्या को। एक और ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 24 है। क्लियर। तो 24 को सबसे पहले हम देखेंगे 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 भी क्या है, अभाज्य है। हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, यानी अभाज्य संख्या रहनी चाहिए और उनका गुणा रहना चाहिए। तो 2 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 अट्ठे 24, फिर 2 3 6, फिर कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, किसको हम 2 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि 4 से कटेगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 4 नहीं कर लिख सकते, क्योंकि 4 को हम जानते हैं 4 हमारा अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो इसका मतलब फिर हम कर दें 8, 2 गुणे 3। कैसे समझेंगे कि 2 से 24 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, फिर 3 से भी 24 कट जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि 24 को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिखने को लिख सकते थे कि 4 गुणे 6, क्योंकि 4 6 24 भी हो जाएगा आराम से। जैसे यहां पे हुआ ऐसे यहां पे भी हो सकता है, लेकिन ये 4 हमारा क्या है, ये अभाज्य थोड़ी है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर 6 को 2 गुणे 3, यानी 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं अभाज्य के रूप में, फिर ऐसे 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यही वाला जो रूप है ये हम आंसर में इस रूप में लिखेंगे। क्लियर। चलिए, यानी ये चीज जो था ये हमारा शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि ये भाज्य के रूप में है, हमें अभाज्य के रूप में लिखना था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, और अगर हम चाहते हैं यहीं पे तो इसको थोड़ा सा और इतना जगह बचा देते, तो इसको हम ऐसे कर लेते कि 2 और कितनी बार है, 2 1 2 3 बार है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते, फिर गुणे 3 कर देते, यानी 2 की घाते 3 गुणे 3, यानी कौन सी संख्या, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो यहाँ पे 3 कर देते,
फिर गुणे 3 कर देते हैं। क्लियर? ऐसे ही कर सकते हैं, जो भी संख्या रहेगी हम ऐसे उसके अभाज्य, जो अभाज्य संख्या होंगी उन्हीं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो यही कहा गया। और दूसरी बात क्या है, इसी को साथ में समझ लेते हैं कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब जैसे हम 4 लिए थे अभी को, इसको हम 2 गुणे 2 लिखे थे, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे तो कंफर्म नहीं होगा कि पता चलेगा कि 2 यहाँ, ये भी तो 2 है, हम कोई दूसरा ले लें। मान लीजिए 6 है हमारे पास, 6 बराबर 2 गुणे 3 है, तो हम ऐसा नहीं है कि 6 को 2 गुणे 3 ही लिखे तभी सही है, इसको हम 3 गुणे 2 लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा। यानी इसके क्रम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही कहा गया है कि इसके क्रम यानी आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब इसके क्रम पे कोई अर्थ नहीं जाएगा, कि इसका अर्थ बदलता नहीं, अर्थ एक ही रहेगा, केवल क्रम परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। ये हो गया आधारभूत प्रमेय गणित का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 है कि संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसका मतलब हमारे पास 4 पावर n कोई संख्या है अगर, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या, और n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? ओके, जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी हमें 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, यानी 0 पे कोई संख्या तभी समाप्त हो सकती है, यानी हमें ये देखना है 4 पावर n जो संख्या है, क्या ये 0 पे कभी समाप्त हो सकती है, जहां पर n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए हमें पता है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब वह संख्या 2 से कटे और 5 से कटे और 10 से कटे। कैसे? कि हम अगर 10 ले लें तो 10 है, तो 10 को हम 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे तब भी कटेगा, 10 से काटेंगे तब भी कटेगा। यानी दुनिया की कोई संख्या आप ले लीजिए, अगर लास्ट में चलिए हम 5 ले लेंगे तो देखें क्या ये 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तब भी 25 से कट जाएगा, यानी 2 25 बार जाएगा। फिर अगर ऐसे हम 5 से काटेंगे 5 हम 50, 10 से काटेंगे 10 25 50। यानी एक चीज यहां से हम समझ गए कि अगर यदि किसी संख्या के लास्ट में यानी अंत में 0 है, 0 है, तो वह संख्या 2 से, 5 से और 10 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार अगर हम इसको देखें 4 पावर n है, तो 4 पावर n क्या 0 पे समाप्त हो सकता है, ये कहने का अर्थ है। तो हम देखेंगे कि 4 पावर n को हम क्या ले सकते हैं। 4 पावर n को ले सकते हैं कि पहले 2 है ना, 4 को ले सकते हैं 2 की घाते 2, 4 को ले सकते हैं 2 की घाते 2 और सबकी घाते n। अब आपको ये सूत्र बताया गया होगा कि a पावर m होल पावर n ये होता है a पावर mn, अर्थात हो जाएगा 2 पावर 2n। अब बताइए क्या यहाँ कहीं पे 5 है, यानी 2 गुणे 5 कहीं पे लिखा है? नहीं है, तो इसलिए ये 4 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर ऐसे होता कि 2 गुणे 5 होल पावर 2n तो तुरंत हम कह देते अतः ये 0 पर समाप्त होगा। क्योंकि ऐसे आप लिखेंगे कि चूंकि 2 पावर 2n में कहीं पे भी 5 उपस्थित नहीं है, इस वजह से चलिए लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 पावर 2n में 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, इस वजह से, या आप चाहे तो और विस्तार से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आ सकता है जब वह संख्या 2, 5 अथवा 10 से विभाजित हो। तो इसको लिख करके इतना लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि 2 पावर n में 5 उपस्थित नहीं है, इस वजह से 4 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस ऐसे आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में बनाकर। बस समझना ये है कि जो भी हमारे पास है उसका हम गुणनखंड करेंगे आधार का, तो आधार 4 है, 4 का गुणनखंड किए तो हम देखें 2 गुणे 2 आया, तो इसमें 5 कहीं पे नहीं आ रहा है, इस वजह से ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा सा और सेंटेंस अगर बनाना चाहें 2 पावर 2n में 5 और कहा
ये ब्रैकेट में लिख दीजिए आधार में, क्योंकि हो सकता है कि 5 यहाँ की भी बात की जा सकती हो ना, तो हम आधार लिख देंगे, यानी आधार में उपस्थित नहीं है, इस वजह से 4 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलिए हमें 6 और 20 का, अब हमें जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते थे उससे हम लोग एचसीएफ निकालते थे, बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन अब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालेंगे बहुत छोटे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 और कितने का निकालना, 20 का। तो ऐसे लिख लेंगे 6 और 20, या ऐसे लिख सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन या 6 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे लिखिए 6 बराबर 20 बराबर। तो देखिए 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है, क्योंकि 6 हमें लाना है गुणा करने के बाद भी, तो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य। तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिनका गुणा करें याद है, और दोनों क्या हो, दोनों तीनों जितने भी आ सकते हैं सभी कैसे होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ऐसे ही 20 है, तो 20 को हम 4 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 5। क्लियर। या फिर इसी को चाहते तो हम 2 की घाते 2 गुणे 5 कर सकते थे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या निकाल, इतना कर लिए, इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में क्या हो, अधिकतम कॉमन हो। तो अधिकतम कॉमन कौन है, देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी जो चीज दोनों में है उसको लिख लीजिए, 2 इसमें है 2 इसमें लिख लिए। फिर देखिए 3 इसमें है, चलिए ऐसे बात करते हैं कि ये वाला 2 इसमें है इसमें भी है, 2 लिख लिए। फिर ये वाला 2 इसमें है इसमें कहीं नहीं है, जो लिख चुके हैं इसको रिपीट नहीं करना है, ऐसे 2 इसमें और 2 कहीं नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 इसमें 5 कहीं नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें कहीं नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए ऐसे अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए ये देखना होता है सबसे पहले इनमें बड़ी वाली कौन है, ये है कि ये, तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 उतार लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 उतार लिए। फिर देखिए ये तो 2 तो इसमें समाहित हो गया, यानी जो चीज वाले लिख लेंगे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बड़ा कौन था, ये छोटा है ये बड़ा, तो बड़े वाले को हम पूरा लिख लिए। इसके बाद देखिए फिर पूरा लिख लिया ना, तो जाएंगे दूसरे वाले में, तो देखिए 2 कहीं लिखे कि नहीं, लिख चुके हैं, 3 कहीं लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्या किए हैं, सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ हो या एलसीएम हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, कर लिए। फिर इसके बाद अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम देखेंगे कि अधिकतम कॉमन क्या चीज आ रहा है, कॉमन माने उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, तो देख रहे हैं 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो दोनों में 2 है तो इसको लिख लिए। फिर ये वाला 2 इसमें है लेकिन और कहीं 2 नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, छोड़ दीजिए। बस यही हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों में बड़ा कौन है, यानी बड़ी ज्यादा बार कौन कहां पे लिखा गया है, तो ये है, तो इसको पूरा उतार लीजिए आप। ये अपने समझने के लिए भी एक सिस्टम और समझने के लिए वो भी देखते हैं। पहले जो नीचे पूरा उतार लिए, फिर देखिए कौन कौन नहीं लिखे हैं अभी, तो 2 तो लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे थे, तो 3 यहाँ पे लिखिए, इसी का गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहे तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखते हैं, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में देख चुके हैं कि इसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कर देंगे कोई अर्थ में इसके अंतर नहीं आता है। तो देखिए गुणा करें हम तो कितना, 5 दूना 10 दूना 20 3 60, कितना आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 2 दूना 4 25 20 3 60, यही एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। क्लियर। और देखिए दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं इसको, कि घात के रूप में, तो देखिए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो देखिए हम इस 20 को तो 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखे थे, चाहते थे इसको हम क्या लिख सकते थे कि 2 की घाते 2 गुणे 5, क्या लिख सकते थे, 2 की घाते 2 गुणे 5। आप चाहे वैसे लगाइए इससे पहले वाले तरीके से या फिर ऐसे लगाइए। तो देखिए 6 को हम 2 गुणे 3 लिखे, 20 को क्या लिख सकते थे 4 गुणे 5, और 4 को हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं गुणे 5। अब बताइए हमें एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम देखेंगे 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, इसकी भी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसमें जो सबसे कम पावर वाला है उसी को लिख लीजिए। कौन कम पावर है, 2 घाते 1, तो हम 2 घाते 1 लिखे या ना लिखे बातें की है 2। फिर देखिए 5 यहाँ पे कहीं पे है क्या, 3 यहाँ पे कहीं नहीं है, तब भी एचसीएफ हमारा आ गया। फिर एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में, यहां से स्टार्टिंग करेंगे,
तो दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है? एलसीएम में बड़ी घात और एचसीएफ में छोटी घात। तो देखिए बड़ी घात कौन है? 2 की घात 2। क्लियर? गुणे। अब इसके बाद जो बच रहा है घात वाला नहीं है, जो बच रहा है उसको सब लिखते चले जाइए। 3 गुणे 5 कर दीजिए, बस गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 25 60, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप कोई भी संख्या होगी आराम से ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि यदि 2 संख्याएं हों, मान लीजिए माना 2 संख्याएं ए और बी, माना 2 संख्याएं ए और बी दिए हैं तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। चाहते तो हम सी और डी मान लगा सकते थे। ऐसे माना 2 संख्याएं ए और बी दिए हैं तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, तब बताइए, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है संबंध कि ए गुणे बी, या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर? ये संबंध होता है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या माने हैं? ए और बी, तो हम लिख सकते हैं कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये संबंध है। हम चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी, या इसको पहले कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम देखिए, यहां से हम कितना चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें ए बी दिया है और एचसीएफ दिया है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कि देखिए अगर हमें ए बी दिया है, एचसीएफ दिया है, तो हमें एलसीएम अगर निकालना होगा तो हम ए गुणे बी बटे एचसीएफ कर देंगे। क्लियर? ऐसे ही हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लिख लेंगे ए गुणे बी बटा, फिर क्या कर लेंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा। ऐसे करके जो भी हमें निकालना है हम सब फटाफट निकाल सकते हैं। हमें अगर मान लीजिए कि ए दिया है, बी नहीं दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हम ए बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा बी कर देंगे। ऐसे करके हम 4 संबंध बना सकते हैं। क्लियर? चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 44 इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए, तो 496 है ना, तो 96 को हम ब्रेक कर लेते हैं कि 96 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 9 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 3 6, 3 1 9 3। तो देखिए 2 से काटे कितना आ गया, 2 चौका 8, 19 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 1 3। यानी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितनी बार है, 2 2 4 5, यानी 2 की घाते 5 कर सकते हैं गुणे। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की घाते 5 गुणे 3 कर दीजिए। ये क्या हो गया, 96 हो गया। क्लियर? ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसका, 404 का। 404 लिखेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2, फिर 0 2 1 9 2। अब देखें किससे कटता है, तो 3 से कटेगा नहीं, अब शायद 101 है ना, तो 3 3 9 और 11 नहीं, अब ये कटेगा नहीं, तो 101 से ही काट देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घाते 2 गुणे 101। क्लियर? अब हमें बताइए कि एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो,
अधिकतम जो चीज दोनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 की घाते 2 इसमें भी है और 2 की घाते 2 इसमें छिपा है, यानी ज्यादा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 2 की घाते 2 चाहिए। तो इसमें भी है इसमें भी है, ये 2 की घाते 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 101 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें इसमें नहीं है, तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा एचसीएफ। और हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम के लिए हमारे पास चाहे तो हम सूत्र लगा दें या फिर इसी में देख सकते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि हम चाहे दोनों में क्या चीज अधिक बार है, तो 2 की घाते 2 यहाँ पे है, 2 की घाते 5 यहाँ पे, तो 2 की घाते 5 लिख लेंगे, गुणे 3 देखिए इसमें भी है और इसमें कहीं पावर वाला नहीं है तो इसको लिख लेते हैं। अगर पावर अधिक वाला होता है तो अधिक पावर लिख लेते हैं, गुणे और 101 बच रहा है, बस इसी का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर। 2 की घाते 5 का मान 32 होता है, गुणे 3 गुणे 120, यही गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 है कि 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर 72, कोई भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिया गया तो पहले लिख लेते हैं 6, 72, 120। चलो 6 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 72 है तो 72 को हम 9 8 72 यानी 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, 8 गुणे 9। तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2। या आपका मन करे तो आप 72 ऐसे रखिए, ऐसे करके अपना निकालिए, तो उसमें अपना जोड़ा बनाइए, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि 72 है तो हम 8 9 72 कर सकते हैं, तो 8 को हम 2 की घाते 3 लिख सकते हैं, गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2, ये उठा के रखते हैं, तो 2 की घाते 3 कर दीजिए, गुणे 3 की घाते 2, क्योंकि 9 8 72 हो जाएगा। फिर 120 चाहिए, तो 120 को हम कैसे कर सकते हैं, 12 दहा में 120 कर सकते हैं, या ऐसे करिए ज्यादा सिंपल रहेगा, 120 आप ऐसे काट लीजिए जैसे कटता है, 2 से काटेंगे 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 बचे 15, 5 51 5, 2 कितनी बार है तो 3 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे 3 एक बार है तो 1 बार गुणे 5। सबसे पहले क्या दिया गया, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हाईएस्ट कॉमन होगा दोनों में, हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं 2 यहाँ पे है यानी 2 की घाते 1, और देखिए अगर हम 2 की घाते 2 लेना चाहते हैं या 2 की घाते 3 ही लेना चाहते हैं तो इसमें देखिए नहीं है, तो देखिए 2 की घाते 1 इसमें भी है, इसमें भी छिपा है, इसमें भी छिपा है, तो हम 2 लिख लेते हैं, गुणे देखिए 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी छिपा है, 3 इसमें भी है, यानी 3 की घाते 1 इसमें है, 3 घाते 1 है, 2 वाला ना इसमें है ना इसमें है, तो अधिकतम केवल 3 ही निकाल सकते हैं इसमें, तो 3 हो गया, 5 तो इसमें और किसी में नहीं है, तो यही हमारा 6 इसका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर? ऐसे अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हम एलसीएम में क्या लिखेंगे, तो एलसीएम में ये होता है कि सबसे पहले अधिक घात वाला हम लिख लेते हैं, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, 2 घाते 1, तो 3 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 2 की घाते 3 गुणे, अब चले जाते हैं इधर 3 वाला, तो 3 की घाते 1, 3 घाते 2, 3 घाते 1, तो अधिक बार कौन है, 3 घाते 2 गुणे, अब देखिए जो बच रहा है उसको लिख दीजिए 5, सॉल्व करिए, 2 घाते 3 का मान 8 गुणे 3 घाते 2 मतलब 9 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 9 8 72 गुणे 5, 72 25 360 हो जाता है, कितना आ जाएगा, 5 गुना 10, 5 7 35 1 36, ये 360 इसका एलसीएम आ जाएगा और हमारा एचसीएफ आ जाएगा 6। तो ऐसे कोई भी संख्या होगी तो हम आराम से ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो चलिए और कोई एग्जाम्पल बचा है, तो एग्जाम्पल तो शायद सब कंप्लीट हो गया। चलिए एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक यू।